मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। मैं साक्षी अत्रे आपका स्वागत करती हूँ मेरे प्यारे से परिवार @mission.upsi.with.sakshi में। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आपको यूपीएसआई की पीवाईक्यू सीरीज़ करा रही हूँ, जिसमें मैं आपको जीएस और हिंदी की रेगुलर प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ और मैथ और रीजनिंग की आपको मैं शॉर्ट्स के माध्यम से प्रोवाइड कराऊंगी, जो मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो में बताया था। तो आज उसी क्रम में हमारी जीएस की सेकंड वीडियो आ चुकी है। वो है आपकी 12 नवंबर 2021 की शिफ्ट 2 की। ठीक है, आप पहले अगर आपने शिफ्ट 1 की नहीं की है तो पहले उस वीडियो को करें, उसके बाद इसे करें। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ देनी है। मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट में एक लिंक मैसेज में अटैच कर दी है। आप उस लिंक पर जाकर मेरी टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ पर आपको टेस्ट प्रोवाइड कराया गया है। आप उस टेस्ट के आंसर भी दे सकते हैं और अपनी तैयारी को देख सकते हैं कि आपने कैसी तैयारी की है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने यूपीएसआई के 12 नवंबर 2021 के शिफ्ट 2 के पेपर पर। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। किसके लिए? राज्यसभा के लिए 35 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 21 वर्ष। तो राज्यसभा के लिए कितनी होती है आपकी? 30 वर्ष होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका होगा सी। आपके क्या होते हैं? लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है और विधान परिषद, और इनके लिए भी विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, तो लोकसभा के लिए आपकी न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष। और राज्यसभा के लिए कितनी होती है? 30 वर्ष। ऐसे ही विधानसभा और विधान परिषद के लिए भी होती है। विधानसभा के लिए आपकी होती है 25 वर्ष और विधान परिषद के लिए आपकी होती है 30 वर्ष। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में शब्दावली में 1 गीगाबाइट किसके समान होता है। क्या बताना है आपको? 1 ही गीगाबाइट 1024 टेराबाइट के, 1024 किलोबाइट्स के, 1024 बिट्स के होता है या फिर 1024 मेगाबाइट्स के बराबर होता है। तो यह किसके बराबर होता है? 1024 मेगाबाइट्स के बराबर होता है। इसमें एक बाइट कितने के बराबर होती है? तो एक बाइट आपकी कितने के बराबर होती है? 8 बिट के बराबर। ठीक है, एक बाइट किसके बराबर होती है? 8 बिट के बराबर होती है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं और 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। कूट लेखन अनुवाद के लिए है, स्टेटोग्राफी श्रुति लेखन के लिए है, नंबर बी कूट लेखन संदेश सामग्री के आवरण के लिए और स्टेटोग्राफी श्रुति लेख के लिए है। कूट लेखन संदेश सामग्री के आवरण के लिए है, स्टेटोग्राफी स्वयं संदेश के अस्तित्व को छिपाने के लिए है। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन होगा? आपको ये बताना है। अगर ए और बी दोनों सही हैं तो ऑप्शन ए, फिर ऑप्शन बी केवल बी सही है, ऑप्शन सी पर बी और सी दोनों सही है, ऑप्शन डी पर केवल सी सही है। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। यानी कि इसमें से आपका कौन सा सही है? ये वाला। यानी कि कूट लेखन तो संदेश सामग्री के आवरण के लिए होते हैं और स्टेटोग्राफी क्या होती है? स्वयं संदेश के अस्तित्व को छिपाने के लिए होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण सेंट्रल जू अथॉरिटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। इसके 4 ऑप्शन दिखा देती हूँ। 1982 में, 1972 में, 1992 या फिर 2002 में। तो कब की गई थी आपकी इसकी भारत के केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना? ये आपकी हुई थी 1992 में। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1992 में। और ये कहाँ पर है आपका प्राधिकरण? नई दिल्ली में स्थित है। जैसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम इसकी 1972 में हुई थी, चीनी उपकरण अधिनियम की 1982 में हुई थी और जैव विविधता अधिनियम की 2002 में हुई थी। आपको ये भी तीनों याद रखने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीसी की धारा के अनुसार एक थाने के प्रभारी अधिकारी का कर्तव्य मौखिक रूप से दी गई प्रत्येक जानकारी का रिकॉर्ड रखना तथा एफआईआर तैयार करना है। तो कौन सी धारा है जिसके अनुसार एक थाने के प्रभारी अधिकारी का कर्तव्य मौखिक रूप से दी गई प्रत्येक जानकारी का रिकॉर्ड रखना है और उसके लिए एफआईआर तैयार करना है? तो वो आपका कौन सा हो जाएगा अनुच्छेद? ए होगा 154, 134, 174 या फिर 16। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 154। ठीक है, सीआरपीसी की धारा के अनुसार एक थाने के प्रभारी के लिए मैंने आपको बताया कौन सी होती है? धारा 154 होती है। लेकिन संज्ञेय अपराधों से संबंधित सूचना को दर्ज करना और एफआईआर से संबंधित बीएनएसएस जो हमारा नया वाला आया है उसके अकॉर्डिंग धारा कौन सी होती है? 173 होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉल्थस का जनसंख्या सिद्धांत किस अवधारणा पर आधारित है? पहला है जनसंख्या ज्यामिति, जनसंख्या वृद्धि और अंकगणित खाद्य आपूर्ति वृद्धि। दूसरा है खाद्य मुद्रास्फीति और निम्न बेरोजगारी
रोजगारी दर, तीसरा है उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, चौथा है निम्न निर्भरता अनुपात और उच्च जनसांख्यिकी लाभ्यांश। तो किस पर आधारित है आपकी इसमें से ऑप्शन नंबर ज्यामिति होती है, घातीय या फिर मुद्रास्फीति। तो कौन सी बताई थी? ज्यामितीय जनसंख्या वृद्धि और अंकगणितीय खाद्य आपूर्ति वृद्धि पर होती है। ठीक है। और प्रोफेसर थॉमस रॉबर्ट ने 1798 ईस्वी में क्या किया था? अपनी पुस्तक एन ईजी ऑन द प्रिंसिपल्स यानी कि एन ऐसे ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशंस में जनसंख्या वृद्धि संबंधी जैविक अवधारणाओं का प्रतिपादन किया था। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गठित सलाहकार बोर्ड के द्वारा अपनाई जाने वाली अधिनियम की धारा किस में पाई जाती है? यहाँ पर क्या आ जाएगा? धारा किस में पाई जाती है? 11 में, 10, 9 या फिर 12? तो किस में पाई जाती है? धारा 11 में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संवैधानिक संशोधन में शहरी स्थानीय शासन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान किए गए थे? यानी कि शहरी स्थानीय शासन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान किसमें किए गए थे? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में, 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में या 51वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1984 में। तो किसमें किए गए थे वो आपके? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए, यानी कि 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 में किए गए थे। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के सहित अधिकतम संभावित संख्या कितनी हो सकती है? कितनी होती है? 26, 24, 34 या फिर 19? तो कितनी होती है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी, यानी कि सभी को जोड़कर कितनी होती है? 34 यानी कि 34 होती है। ठीक है। गणराज्य में जो हमारा भारत गणराज्य है उसमें अब तक कुल 48 न्यायाधीशों ने मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा दी थी। कितने? 48, जिसमें से हमारे पहले कौन थे? श्री एच.जे. कन्या थे। एच.जे. कन्या कौन थे? हमारे पहले थे एच.जे. कन्या। ठीक है। और वर्तमान में पूछें जो हमारे लास्ट अभी जो हैं वो कौन है? श्री एन.वी. रमना। कौन है? एन.वी. रमना। ठीक है। रमना। राइटिंग पर बिल्कुल भी ध्यान मत देना। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पृथ्वी के क्षोभमंडल में सबसे प्रचुर गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन होती है, आर्गन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है या फिर ऑक्सीजन होती है? और ये क्वेश्चन एक तरीके से इंपॉर्टेंट मानकर चलो, ये अधिकतर सभी एग्जाम में पूछा जाता है। क्षोभमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा कौन सी होती है? वो आपकी होती है नाइट्रोजन। ठीक है। नाइट्रोजन क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है। और कितने % होती है? 78% होती है। ये भी आपको याद रखना है, कभी कभी % पूछ लेता है। नाइट्रोजन के बाद क्या आता है? नाइट्रोजन के बाद आपके वायुमंडल में जो अधिक मात्रा पाई जाती है वो किसकी पाई जाती है? 21% ऑक्सीजन की पाई जाती है। ऑक्सीजन की कितनी पाई जाती है? 21%। ऑर्गन कितना पाया जाता है? 0.9%। ठीक है। ऑर्गन 0.9% और 0.1% जो बचता है वो अन्य सभी पाई जाती है। आपको ज़्यादातर कौन सी याद रखनी है? एक तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है 78% और ऑक्सीजन 21%। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बिना हथियार के शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने का अधिकार, यानी कि बिना हथियार, आप एक जगह इकट्ठे तो हो सकते हैं लेकिन आपके पास क्या ना हो? कोई भी हथियार ना हो। तो वह किससे संबंधित है? अनुच्छेद 19(1)(d) में, अनुच्छेद 19(1)(c), अनुच्छेद 19(1)(a) और अनुच्छेद 19(1)(b). इन्हें क्लॉज और सब क्लॉज बोलते हैं। ठीक है। तो आपका कौन सा होगा इसमें से? अनुच्छेद 19(1)(b) में, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? डी। ठीक है। कौन सा होगा? अनुच्छेद 19(1)(b) होगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। इसमें अगर मैं आपको कुछ कुछ बताऊं की पॉइंट, जैसे अनुच्छेद 19(1)(b) में तो बिना हथियार के शांतिपूर्ण रूप से एकत्र होने के अधिकार से संबंधित है। 19(1) में 7 स्वतंत्रताओं का उल्लेख था। कितने का था? 7 स्वतंत्रताओं का। वो कौन कौन सी थी? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरी थी अस्त्र शस्त्र रहित और शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, तीसरी थी समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता, चौथी थी भ्रमण की स्वतंत्रता और पांचवी कौन थी? निवास की स्वतंत्रता। छठी कौन सी थी? व्यवसाय की स्वतंत्रता। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
भारत में किस राज्य सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सरकारी कार्यालयों और प्राधिकरणों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए जन सूचना पोर्टल, कौन सा पोर्टल है आपका, जन सूचना पोर्टल की शुरुआत की थी? तो वो किसने की थी? राजस्थान ने, पश्चिम बंगाल ने, या फिर तमिलनाडु, या फिर महाराष्ट्र ने? तो किसने की थी जन सूचना पोर्टल की शुरुआत? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए, यानी कि राजस्थान ने की थी। ठीक है, जन सूचना पोर्टल को लॉन्च किया गया था 2005 के तहत, और इसमें 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली थी, और 12 अक्टूबर 2005 को क्या हुआ था? यह कानून जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू किया गया था। कब किया गया था? 12 अक्टूबर 2005 को। ठीक है, इसे तुम्हें याद रखना है, 12 अक्टूबर 2005 को। कहाँ पर छोड़कर? J&K को छोड़कर। ठीक है, J&K को छोड़कर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना के लिए किस समिति के द्वारा अनुशंसा की गई थी? ठीक है, तो कौन सी थी? पहली है ML झिंगन समिति, दूसरी है फेरवानी समिति, तीसरी है अरविंद मायाराम समिति, चौथी YD रेड्डी समिति। तो कौन सी थी? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना के लिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना के लिए कौन सी समिति थी? फेरवानी समिति, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। और ये क्या थी? 25 करोड़ पूंजी के साथ मुंबई में की गई थी, और ये भारत की सबसे बड़ी वित्तीय बाजार की दुनिया के 10 टॉप शेयर बाजारों में से क्या थी? एक थी। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था कि भारतीय शेयर बाजार में सरल और उसको एक पारदर्शी बनाना, कि वो सरल भी हो और पारदर्शी हो, यानी कि कोई भी उसके अंदर गड़बड़ी ना हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस रोग में लार ग्रंथियों की सूजन के लक्षण दिखते हैं? मोतियाबिंद में दिखते हैं, करोनरी धमनी रोग में दिखते हैं, या परिहृदय रोग में दिखते हैं, या फिर कंठमाला यानी कि गलकंड रोग में मिलते हैं? तो वो किस में होते हैं जिसमें आपकी लार ग्रंथियों में क्या दिखती है? सूजन दिखने लगती है। तो वो होता है आपका कंठमाला गलगंड रोग। कौन सा होता है? कंठमाला गलगंड रोग होता है। ठीक है, और सूजन के लक्षण दिखते हैं। लार ग्रंथियों में क्या होता है? संक्रमण से स्टोन बनने व बैक्टीरियल व वायरल इन्फेक्शन से लाल ग्रंथियों में क्या होती है? सूजन व दर्द होने लगता है, और मुंह में क्या होते हैं? छाले भी होने लगते हैं। फिर लार भी कम बनती है, और ग्रंथि क्या होती है? स्टोन बनने से मुंह में खुलने वाली नलियां भी क्या होने लगती हैं? धीरे धीरे ब्लॉक होने लगती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में के लिए क्या प्रावधान दिया गया है? यहाँ पर दिया जाएगा अधिनियम में डैश के लिए, किसके लिए? डैश के लिए प्रावधान दिए गए हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के लिए, राज्य मानवाधिकार आयोग के लिए, या राज्य जिला मानवाधिकार आयोग के लिए, या फिर मानवाधिकार न्यायालय के लिए? तो किस किस के लिए? पहले हम ऊपर ये देखते हैं, फिर ऑप्शन चेक करेंगे। तो एक तो आपका दिया गया है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, एक राज्य मानवाधिकार आयोग, जिला मानवाधिकार ये नहीं दिया गया है, तो मानवाधिकार न्यायालय, यानी कि A, B और D, जो कि हमें पहले ही ऑप्शन पर दे रखे, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? A हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डैश के मामले में सर्वोच्च न्यायालय 6:5 के निर्णय के द्वारा यह निर्धारित किया गया था कि विधायिका के पास मौलिक अधिकारों को समाप्त या सीमित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। किसके पास? विधायिका के पास। ठीक है, तो कौन सा था वो? सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, या फिर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, या फिर गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, या फिर शंकरी प्रसाद देव बनाम भारत संघ? तो वो आपका कौन सा था? ऑप्शन नंबर C, यानी कि जो गोलकनाथ का मामला था उसमें क्या हुआ था? 6:5 के निर्णय के द्वारा यह निर्धारित किया गया था। ठीक है, कि विधायिका के पास मौलिक अधिकारों को समाप्त या सीमित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। इसमें क्या था? यह निर्णय 11 न्यायाधीशों की पीठ ने दिया था। कितने न्यायाधीश थे उसमें? 11 थे। 6 न्यायाधीश बहुमत में थे, और 5 क्या थे? अल्पतम थे। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कितने न्यायाधीशों की, तो 11 न्यायाधीशों की। ठीक है, और इसी मामले में संविधान के अनुच्छेद 13 में यह व्यवस्था भी कर दी गई थी कि संसद के द्वारा ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाया जाएगा जिससे संविधान के भाग 3 में क्या हो जाए? वर्णित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो जाए। तो ऐसा कोई भी नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, यानी कि सबसे एक उच्चतम होता है, एक सर्वोच्च न्यायालय, तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना अनुच्छेद 144 के तहत, 124 या फिर 134 या 113 के तहत, तो किसके तहत इसकी स्थापना हुई थी आपको वो बताना है। तो कौन सा होगा? अनुच्छेद 124 के तहत, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? बी, अनुच्छेद 124 के तहत की गई थी। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। कब की गई थी? 26 जनवरी, ये भी आपको डेट याद रखनी है, 26 जनवरी 1950। ठीक है,
अनुच्छेद 124(1) के तहत भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत का एक क्या होगा, सर्वोच्च न्यायालय। किसके अंतर्गत कहा गया है, अनुच्छेद 124 के क्लॉज 1 में कहा गया है, क्या होगा, हमारे भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डैश एक प्रकार का साइबर अपराध है जहां कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित होता है। तो वो कौन सा होता है, उसे हम प्रकाशनाधिकृत उल्लंघन यानी कि कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट कहते हैं। कॉपीराइट क्या होता है, जब हम किसी की चीज़ को खुद अपनी आइडिया किसी पर डालते हैं तो वहाँ पर क्या आ जाता है, कॉपीराइट। या फिर आप किसी को यूट्यूब वगैरह पे भी आप देखते होंगे कि उसकी वीडियो पे कॉपीराइट आ गया है। तो कॉपीराइट क्या होता है, किसी की चीज़ को अपने चैनल पर ऐसे का ऐसे डाल देना, यानी कि आप दूसरे की चीज़ को अपनी जगह पर दिखा रहे हो। एक जालसाजी होती है, फिशिंग होती है, साहित्यिक चोरी होती है और मेलवेयर अटैक होता है। लेकिन जहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, वो हमारी कौन सी होती है, मेलवेयर अटैक, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जहाँ पर क्या होता है, कंप्यूटर वायरस से संक्रमित होता है और आमतौर पर किसी कंप्यूटर या उसमें इंस्टॉल किए गए दूसरे सॉफ्टवेयर को क्या करने लगता है, ये नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, जायद फसल कौन कौन सी होती है, जायद फसल होती है तरबूज, ककड़ी, खीरा, ये सभी। तो जायद फसल किस ऋतु के दौरान होती है, ग्रीष्म। क्यों, क्योंकि ये कब बोई जाती हैं, फरवरी मार्च में। फरवरी मार्च में क्या होता है, गर्मी आने लगती है, तो किसकी होती है, ग्रीष्म ऋतु की। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। जायद और ये रबी फसल, ये सभी आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, इनके मंथ भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आय के 5 मदों के तहत दी गई आय को जोड़ने के बाद प्राप्त राशि को क्या कहा जाता है। जैसे आपकी आय की कितनी निवल मदें, 5 मदें, जिनके तहत आय को जोड़ने के बाद जो हमें राशि प्राप्त होती है उसको हम कौन सी आय बोलते हैं, निवल आय, वास्तविक आय, शुद्ध कुल आय या फिर सकल कुल आय। तो वो हमारी कौन सी आय होती है, वो हमारी होती है सकल कुल आय, क्योंकि वो आपके 5 मदों के तहत क्या होती है, सारी राशि को जोड़कर प्राप्त की जाती है। हम उसे क्या बोलते हैं, सकल आय बोलते हैं। ठीक है, किसी देश की उत्पाद व्यवस्था में जो अंतिम उपभोक्ता के हाथों में जाने वाली वस्तु या देश के पूंजीगत संसाधनों के विशुद्ध जोड़ को ही क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति चुनाव, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने बोला है राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है और अक्सर पूछा जाता है अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 78 या फिर अनुच्छेद 60। तो आपको याद रखना है अनुच्छेद कौन सा होता है, आपका 54 होता है। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद होता है, 54, यानी कि इसमें से ऑप्शन कौन सा देखा जाएगा, 55, क्योंकि अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक यानी कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुरूप किया जाता है। और इसका कार्यकाल राष्ट्रपति का कितने वर्ष का होता है, वो कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। दोबारा से नोट डाउन कर देती हूँ, कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। ठीक है, 5 वर्ष, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। न्यूनतम आयु इनके लिए कितनी होती है, 35 यानी कि 35 वर्ष। लोकसभा में कितनी होती है, 25, राज्यसभा में 30 और राष्ट्रपति के लिए कितनी होती है, 35। ऐसे ही विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, विधानसभा होता है 25 का, विधान परिषद 30 की और राज्यपाल 35 वर्ष का होता है। ठीक है, और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर संसद इन्हें पद से हटा सकता है। ये कहाँ पर वर्णित है, इसका अनुच्छेद 61 यानी कि अनुच्छेद 61 में वर्णन है। कहाँ पर है, अनुच्छेद 61 में। ठीक है, कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर संसद इसे क्या कर सकता है, पद से हटा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन एनआरआई और निर्यात उन्मुख इकाइयों के प्रस्तावों, पूंजीगत वस्तुओं या उपकरणों के आयात के लिए इक्विटी मुद्दों से संबंधित प्रार्थना पत्रों को पूर्व संचालन करता है। कौन करता है, डाक विभाग करता है, दूरसंचार विभाग करता है, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, DIPP, या फिर उपभोक्ता मामलों के विभाग करता है। तो वो कौन होता है, आपका DIPP, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी प्रमोशन। क्या होती है DIPP की फुल फॉर्म, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी प्रमोशंस। ठीक है, 1995 में यह की गई थी इसकी स्थापना और 2000 में क्या हुआ था, औद्योगिक विकास विभाग के साथ इसका विलय करके इसे क्या किया गया था, दोबारा से पुनर्गठन किया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनः स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार के तहत अधिग्रहित भूमि के बाजार मूल्य का आकलन और निर्धारण करता है। कौन, ग्राम प्रशासनिक अधिकारी करता है, समाहर्ता यानी कि जिलाधिकारी करता है, उप पंजीयक करता है या फिर तहसीलदार करता है। तो इनमें से कौन करता है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि समाहर्ता यानी कि जिला अधिकारी। ठीक है, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनः
स्थापना अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार को अधिग्रहित भूमि को बाजार मूल्य का आकलन और निर्धारण कौन करते हैं? हमारे जिलाधिकारी, यानी कि जिनको हम क्या बोलते हैं? समाहर्ता। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश का चरकुला है, लावा है, कोलट्टम है या फिर बिहू है? आपको नृत्य पर भी जरूर ध्यान देने, कुछ ना कुछ क्वेश्चन हर बार आते हैं। पहला है चरकुला, दूसरा है लावा, तीसरा कोलट्टम, चौथा है बिहू। तो आपके यूपी का कौन सा नृत्य है? चरकुला नृत्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए। और यूपी के आपको कुछ और है, वो इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। रामलीला भी यहीं का है, ख्याल भी यहीं का है, नौटंकी भी यूपी का है, नकाल भी यूपी का है, स्वांग कहाँ का है? यूपी का। और दादरा भी कहाँ का है? यूपी का। लावा कहाँ का है? लावा आपका महाराष्ट्र का है। मैं यहाँ पर MH लिख देती हूँ। इसका आंसर है आपका ए। एक सेकेंड, सॉरी, आंसर है ए। और लावा कहाँ का है? महाराष्ट्र का। ठीक है, MH। और कोलट्टम, कोलट्टम कहाँ का है? तमिलनाडु का, TN। ठीक है, तमिलनाडु का। और बिहू कहाँ का है? असम का। ये आपको याद रखना है, अधिकतर पूछा जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साउथ एशिया वीमेन एंड एनर्जी SAWIE मंच के द्वारा शुरू किया गया संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन, या फिर अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त राज्य एजेंसी, या फिर UNO, या फिर ह्यूमन राइट्स वॉच, किसके द्वारा शुरू किया गया था? यहाँ पर क्या आ जाएगा? इनमें से अब आपको ऑप्शन देखना है, किसके द्वारा किया गया था? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, फिर अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त राज्य एजेंसी के द्वारा। तो किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, यानी कि USAID के द्वारा। ठीक है, और SAWIE साउथ एशिया वुमेन एंड एनर्जी को अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त राज्य एजेंसी के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के मौलिक अधिकारों को भारत के संविधान में कब प्रस्तावित किया गया था? यानी कि 6 से लेकर 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं सबको क्या निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। तो कौन सा था अनुच्छेद? ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 1995, 1998, 2002 या फिर 2000। तो कौन सा वाला था? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2002 के अंतर्गत किया गया था। और किस में है? अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से मौलिक अधिकारों में किया गया था। और नीति निदेशक तत्व के मामलों में अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बालकों की देखभाल तथा निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान भी किया गया है। और यह प्रावधान 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से किया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? 2000 में, 2010 में, 1995 या फिर 2003 में? तो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अधिकतर सभी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो 2000 में हुआ था, 2010 में, 1995 में कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित हुआ था? 2000 में। और इसके तहत 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से पहाड़ी क्षेत्रों को अलग करके एक नया राज्य बनाया था, जिसका नाम क्या था? उत्तरांचल। क्या नाम था? उत्तरांचल। और फिर उत्तरांचल को जनवरी 2007 में क्या हुआ था? इसके नाम को परिवर्तित करके क्या बना दिया गया था? उत्तराखंड। उत्तराखंड। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है? राष्ट्रीय आपातकाल से आपको क्या बताना है? अनुच्छेद 352 है, 356, 331 या 360। तो राष्ट्रीय आपातकाल से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? अनुच्छेद 352। ये भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है सभी एग्जाम में कि राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो अनुच्छेद है 352। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और अगर इसके कुछ इंपॉर्टेंट ये की पॉइंट बताऊं तो इस पर क्या होता है कि युद्ध में और बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह में स्थिति में ये लगाया जाता है क्या? राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, और इसमें संशोधन हुआ था 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से आंतरिक अशांति के सशस्त्र विद्रोह से प्रतिस्थापित इसे कर दिया गया था। 42वें संविधान अधिनियम 1976 के माध्यम से, किसके? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से यह प्रावधान किया गया था। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संपूर्ण देश या फिर उसके किसी भाग में की जा सकती है। और इस आपातकाल की अवधि प्रारंभ में कितनी रखी जाती है? 6 माह। इसकी अवधि भी अधिकतर पूछी जाती है, तो वो कितने माह की होती है? 6 मंथ की होती है। ये भी आपको याद रखनी है। और इससे आगे अगर आप बढ़ाना चाहें तो अनिश्चित काल के लिए भी हो सकती है। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, अनुच्छेद 20 और 21 दोनों को निलंबित नहीं किया जाता है।
ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्य को हटाने का अधिकार प्राप्त है? किसे? राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को। अगर राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होगा तो वो कौन होगा? राज्य का राज्यपाल होगा, भारत का मुख्यमंत्री होगा, यानी कि न्यायाधीश, या फिर केंद्रीय गृह मंत्री होगा, या फिर भारत के राष्ट्रपति होंगे। तो कौन हटाता है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को? वो हटाते हैं आपके भारत के राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा गदर विद्रोह पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। गदर विद्रोह पार्टी की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तुर्की में, ब्रिटेन में, यूएसए में, या फिर आयरलैंड में? तो कहाँ पर की गई थी? ये आपकी हुई थी अमेरिका, यानी कि यूएसए। कहाँ पर की गई थी? अमेरिका। ठीक है, अमेरिका में, ये आपको याद रखना है। अमेरिका में इसकी स्थापना की गई थी। गदर पार्टी को अंग्रेजों की पराधीनता से मुक्त करने के उद्देश्य से बनाया गया था कि अंग्रेजों की पराधीनता से हमें क्या होना है? मुक्त होना है। और अमेरिका और कनाडा के भारतीयों ने 15 जुलाई, कहाँ के? अमेरिका और कनाडा के भारतीयों ने 15 जुलाई 1913 में सैन फ्रांसिस्को नगर में इसको क्या किया था? बनाया था। ठीक है, और यह प्रशांत तट का हिंदी संघवी से कहा जाता है। हिंदुस्तान गदर नाम का पत्र भी किसने निकाला था? इसी ने निकाला था, और यह उर्दू और पंजाबी में छपता था। कौन कौन सी भाषा में? एक तो उर्दू में और एक पंजाबी में। और इस संगठन ने भारत को अनेक महान क्रांतिकारी दिए थे, जैसे कि सोहन सिंह, भाखना, करतार सिंह और लाला हरदयाल। ऐसे इन्हें क्या दिए थे? बहुत क्रांतिकारी नेता दिए थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तहसीलदार के पास की शक्ति होती है संबंधित गांव की अडंगल पहनी प्रविष्टि को सत्यापित करना और उसकी जांच करना। ये भी ठीक है। स्थानीय तौर पर जानकारी हासिल करना कि क्या फसलें अडंगल पहनी के अनुसार उगाई गई हैं। ये भी ठीक है। अनाधिकृत अतिक्रमण और सरकारी जल के अनियमित उपयोग के सभी मामलों का निरीक्षण करना। ये भी सही है। तो हम ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? डी, यानी कि तीनों सही हैं। ठीक है, ए भी सही है, बी भी और सी भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्रिय ज्वालामुखी की मौजूदगी के कारण निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है? क्या कहा जाता है? रिंग ऑफ फायर। आपको इसे याद रखना है। रिंग ऑफ फायर किसे कहा जाता है? पूर्वी अफ्रीका की रिंग को, प्रशांत की रिंग को, अल्पाइन बेल्ट की रिंग को, या फिर हिमालयन बेल्ट रिंग को। तो किसे कहा जाता है रिंग ऑफ फायर? वो है आपका प्रशांत महासागर, जो कि आपकी प्रशांत महासागर क्या है? सबसे बड़ा है। इसे भी कभी कभी क्वेश्चन में मतलब पूछ लिया जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा या फिर सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो वो आपका कौन सा है? बड़ा या फिर गहरा? प्रशांत महासागर है। ठीक है, और इसे क्या कहा जाता है? रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। और यह अमेरिका और एशिया को क्या करता है? अलग करता है, यानी कि उन्हें पृथक करता है। गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? किसको? परावर्तक सतह के केंद्र को। वक्रता का केंद्र, मुख्य अक्ष, ध्रुव, या फिर वक्रता की त्रिज्या। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे हम क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं उसका। ठीक है, परावर्तक सतह को हम क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। और एक गोलाकार दर्पण क्या होता है? जिसमें परावर्तन सतह कांच के खोखले क्षेत्र का एक हिस्सा होता है, और दर्पण के एक पक्ष पर क्या की जाती है? पॉलिश की जाती है। और ये अक्सर अधिकतर किस रंग में होती है? ये आपकी लाल रंग में होती है। ठीक है, और उसकी छवि कैसे बनाएगा? जैसे आपकी वस्तु की स्थिति होगी वो ऐसी ही उसकी क्या बना देगा? छवि बना देगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैविक हथियारों पर समझौता किस वर्ष में लागू किया गया था? 1992 में। किस पर? जैविक हथियारों पर। 1992 में, 1962 में, 1975 में, या फिर 2002 में। तो कब किया गया था? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1975 में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? किसकी? राज्य लोक सेवा आयोग, उसके अध्यक्ष की और अन्य सदस्यों की। तो राज्य के मुख्यमंत्री करते हैं, केंद्रीय क्रमिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री करते हैं, भारत के राष्ट्रपति करते हैं, या फिर भारत के राज्यपाल करते हैं। तो कौन करता है? यदि राज्य लोक सेवा आयोग हो तो वहाँ पर कौन करेगा? राज्य के राज्यपाल करेंगे, यदि केंद्र, और यदि केंद्र सरकार में आ जाए तो वहाँ पर कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग में कौन करता है? राज्य का राज्यपाल करता है। और अनुच्छेद 315 और 323 में राज्य लोक सेवा आयोग की शक्तियां, उनके सदस्यों की नियुक्ति और बर्खास्तगी आदि सभी का क्या होता है? उल्लेख होता है। ठीक है, आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और यदि संघ लोक सेवा आयोग हो तो वहाँ पर अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और यदि राज्य लोक सेवा आयोग हो तो कौन करेगा? राज्य का राज्यपाल करेगा। और यदि संघ लोक सेवा आयोग हो तो संघ में कौन करेगा? संघ में राष्ट्रपति करेगा।
ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि हरिहर और बुक्का भाइयों ने किस वर्ष में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर की 1336 में हुई थी, 1346 में, या फिर 1356 या फिर 1367 में। तो ये आपको याद रखना है, अधिकतर पूछा जाता है 1336 में की थी। किसने? हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों ने की थी। ठीक है, और हरिहर प्रथम और संगम वंश के उनके भाई बुक्का राय प्रथम ने इसकी 1336 में क्या की थी? स्थापना की थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च यानी कि जो सबसे ऊंचा माना जाता है? उच्चतम न्यायालय को, संसद को, प्रधानमंत्री को, या फिर संविधान को? तो किसको माना जाता है? आपके ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सबसे ऊंचा सर्वोच्च किसे माना जाता है? वो है आपका संविधान। क्यों माना जाता है? क्योंकि संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें क्या होते हैं, किसी भी देश की शासन और प्रशासन चलाने का आधार होता है, और ये शासन और प्रशासन के अंतर्गत आते हैं उच्च न्यायालय, संसद और प्रधानमंत्री। तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? आपका संविधान होगा। ठीक है, और इसी में संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका भी क्या होते हैं? समाहित होते हैं। और यह कब हुआ था? भारत का संविधान भारत का क्या है? सबसे बड़ा संविधान यानी कि सर्वोच्च संविधान है। और इसे 26 नवंबर 1949 को ये क्या हुआ था? 26 नवंबर 1949 को तो ये पारित हुआ था। और लागू कब हुआ था? लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, 26 जनवरी 1950, ये तिथि अधिकतर पूछ ली जाती हैं। और भारतीय संविधान के प्रधान वास्तुकार या फिर निर्माता कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है 2011 के 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा निदेशक सिद्धांत जोड़ा गया था? कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करना, या फिर सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, या फिर पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना? तो कौन सा किया गया था? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। किसके अंतर्गत? 2011 के 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार किशोरों द्वारा दिए गए यानी कि किए गए उल्लंघनों के लिए जुर्माना राशि कितनी होती है? 2000 होती है, 25,000, या फिर 5,000, या फिर 10,000? यदि किशोर हैं तो किशोरों के लिए कितनी राशि की गई है? वो की गई है आपकी 25,000। ठीक है, किशोरों के लिए कितनी राशि है? 25,000। और अगर आप सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं, पहले कितनी थी? 100 रुपये थी, अब कितनी कर दी गई है? 1,000 रुपये। और यदि आप हेलमेट नहीं पहनते हैं तो पहले थी 100 रुपये, लेकिन अब संशोधन जब 2019 लाया गया था, मोटर वाहन विधेयक अधिनियम 2019, तो उसके अंतर्गत कितनी कर दी गई है? 1,000 रुपये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस शब्द पद का अर्थ है विशेष अधिकार का अभाव? विशेष अधिकार का अभाव यानी कि किसी के पास कोई भी अपना कोई विशेषिक अधिकार नहीं होगा। ठीक है, अपना कोई भी पर्सनल अधिकार नहीं होगा, जो सभी के लिए वही समान सभी के लिए, ना तो कोई धर्म के, ना जाति, ना किसी क्षेत्र में। तो वो कौन सा होता है? वो आपका समानता होता है, बंधुता होता है, स्वतंत्रता, या फिर संप्रभुता। तो विशेष अधिकार यानी कि विशेष अधिकार का अभाव होना, यानी कि सभी में क्या होना? सभी के बीच में एक समानता होना, यानी कि सभी क्या है? समान है, ना ही कोई धर्म जाति पर कोई बड़ा होगा, ना ही कोई छोटा होगा। ठीक है, किसी भी वर्ग के लिए विशेष अधिकार का अभाव, और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। और इसे कब अपनाया गया था? 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। और 1976 संविधान संशोधन का जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है 1976, उसमें क्या हुआ था? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है आप सभी कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरी अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है इसे लाइक भी करें, और साथ में कमेंट भी करें। अगर आपको मेरी कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, या फिर मैं ज़्यादा तेज़ बोल रही हूँ, या फिर आपको कुछ भी लगता है, A to Z आप कमेंट में लिखें, मैं आपकी कमेंट को देखूंगी, और नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ में मैं अपना सुधार भी करूँगी। और अगर आपको मेरा वीडियो बनाना या फिर कुछ भी आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और आज मैंने आपकी ये वीडियो दोबारा से बनाई है, इसमें शायद थोड़ी सी आवाज़ भी आ रही होगी, क्योंकि जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी वो एडिट में कर रही थी, एडिट करते में क्या हो गई, वो मुझसे गलती से डिलीट हो गई। अब मुझे दोबारा से आपकी वीडियो बनानी पड़ी है, तो आप समझ सकते हैं मैं कितना एफर्ट लगा रही हूँ। तो प्लीज़ आप भी इसे लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।